जब इंसान की हाइट बढ़ी थी तो उसके दांत भी ज़्यादा होते थे, तो 40 दांत होते थे। वो 40 से 36 हुए, 36 से 32 हुए और 32 से अब 28 की तरफ ट्रेंड है। ओरल कैविटी इज़ अ गेटवे टू योर इंटरनल बॉडी। गेट कीपर को और गेट को सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। प्री मैच्योर बर्थ, अगर माँ के मुंह की सेहत अच्छी नहीं है तो जो बच्चे की डिलीवरी है वो प्री मैच्योर होने के चांसेस हैं। बनी नौ इंसान में सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है ना, वो दांतों को कीड़ा लगना, जिसको हम डेंटल केरीज कहते हैं। हर पान खाने वाले को कैंसर नहीं होगा, लेकिन पान खाने वालों में कैंसर ज़्यादा होगा। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वो दुनिया में किसी और जगह नहीं है, वो इंडिया पाकिस्तान में ही है। तो जब पिज़्ज़ा खाएं तो प्लीज़ उस दिन कोल्ड ड्रिंक ना पिए, अगले दिन पी लें। आलमी अदारा सेहत ने मुंह की सेहत के बारे में, एक सेहतमंद मुंह जो है उसमें क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या कुछ नहीं होना चाहिए वाली जो लिस्ट की हुई है वो ये है कि उसमें दर्द ना हो, ना मुंह में ना चेहरे में आपके दर्द भी ना हो, कोई नासूर ना हो। कैंसर को नासूर कहा जाता है, ठीक है। ज़ख़म और नासूर ना हो, मुंह पका हुआ ना हो, ठीक है। और आपके मसूड़े और दांत जो हैं वो लूज़ ना हो और गले सड़े ना हो, ठीक है। और बाकी और कोई मसाइल भी सेहत के, जो मुंह की सेहत के मसाइल अगर ये ना हो तो इसका मतलब है आपका ओरल कैविटी हेल्दी है। अच्छा, और ये अगर हेल्दी ओरल कैविटी नहीं होगी तो आप खाने पीने, बोलने, चबाने के अलावा आपकी खूबसूरती और खूबसूरती के साथ आपकी ज़हनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान एक दूसरे को मुंह से ही पहचानते हैं, ये हमारी पहचान भी है। अच्छा, अब जब एक बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में तो कोई दांत नहीं होता, लेकिन उसके जो जबड़े की हड्डी होती है उसमें दूध के दांत भी बन रहे होते हैं और उसमें जो परमानेंट टीथ हैं जिनको हम पक्के दांत कहते हैं वो भी बन रहे होते हैं। सो लग तो ये रहा होता है कि इसका कोई दांत नहीं है, देखिए अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत तख्लीक है इंसान, और इस तख्लीक के बारे में तफसीलात जब मैंने जानी, दांत कैसे बनते हैं और किस तरह बनते हैं, तो मैं उसकी कुदरत की और ज़्यादा मुतक़िद हो गई। और यही बात है कि जिस भी आप टॉपिक पे गहरी नज़र से पढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं, उस बनाने वाले की कुदरत अयां होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो लगता तो है कि इसके मुंह में कोई दांत नहीं है, लेकिन 20 दूध के दांत और 32 जो परमानेंट टीथ हैं उनके बड्स प्रेजेंट होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं हर तरफ। अगर हम ऊपर नीचे के दांतों को 4 तरफ डिवाइड करें, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, तो हर तरफ 5-5 होते हैं, लेकिन जो परमानेंट दांत हैं वो 8-8 हर तरफ होते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32। अच्छा, ये अभी हैं 32, कुछ नहीं, बहुत अरसा पहले जब इंसान की हाइट बढ़ी थी, उसका कद बड़ा था, उसकी जिसामत बड़ी थी, तो उसके दांत भी ज़्यादा होते थे। रॉ फूड खाते थे तो 40 दांत होते थे। वो 40 से 36 हुए, 36 से 32 हुए और 32 से अब 28 की तरफ ट्रेंड है। आप लोगों में से जो लोग 18 से 20, 22, 24 साल की उम्र में है, उनके अक्सर के अकलदार नहीं आई होती। जो लास्ट टूथ होता है ना, जिसको थर्ड मोलर कहते हैं, वो आता है 18 साल की उम्र में। तो अक्सर लोगों के या तो वो मुंह में बनी नहीं होती, और लेकिन ज़्यादातर लोगों में बनी होती है लेकिन उसकी जगह नहीं होती। हम उसको डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। सो मुंह की सेहत में इन दांतों के अलावा ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें होंठ है, ज़ुबान है, गाल है, अंदर की गाल, बाहर की तो स्किन है ना, और ये फ्लोर ऑफ माउथ है, ये सारे हर एक अलहदा से साइट है और हर एक सब साइट की अपनी कुछ बीमारियां हैं। तो हम जब मुंह की सेहत करते हैं को देखते हैं या पढ़ते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स, तो उन्हें इन सारी चीज़ों को अलहदा से भी देखना है। तो एक सेहतमंद मुंह का मतलब यह है कि उसके सारे दांत हेल्दी हों, उनमें मसूड़ों में कोई मसला ना हो,
ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये मसूड़ा है जिसमें वो जड़ की जो जड़ जैसे दरख्त की जड़ होती है ना, इसी तरह हर दांत की जड़ होती है, तो वो हड्डी में बैठा हुआ है। और उस मसूड़े में भी मसला ना हो और ये जो इनकी जल है ये सब सेहतमंद हो। अगर ओरल कैविटी इज़ अ गेटवे टू योर इंटरनल बॉडी, मतलब ये है कि मुंह आपका रास्ता है, आपकी जो भी खुराक खाते हैं वो यहाँ से गुज़र के जाती है। अगर आपके नंबर ऑफ माइक्रोब्स, अगर बैक्टीरिया या बाकी वायरसेस इस एरिया में ज़्यादा होंगे तो आप जितना मर्ज़ी साफ़ खा लें वो आपके मुंह के रास्ते में जाएगा और वो बीमारी कॉज करेगा। इसी तरह अगर हम छोटे बच्चों को देखते हैं जो वो कर रहे होते हैं, क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ मुंह में डाल रहे होते हैं, नीचे से गिरी हुई डाल रहे होते हैं ना। इसी तरह हाथ धोए बगैर भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, और बहुत दफ़ा हम बहुत मज़ेदार मरी मुर्गियों के शवारमे भी खा रहे होते हैं बाहर से, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब कि वो सारी खुराक जो आप इधर से अंदर लेके जा रहे हैं, अगर वो फुल ऑफ बैक्टीरिया है, फुल ऑफ माइक्रोब्स है, तो आपकी इस ओरल कैविटी की सेहत में भी तो फिर फ़र्क आ जाएगा ना। गेट कीपर को और गेट को सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुंह जो है वो आपका बॉडी का गेट कीपर है, और जो मुंह के साथ ऊपर नाक है चेहरे पे, इससे सांस जाता है। तो ये दो गेट कीपर हैं जो बेसिकली आपकी चीज़ों को अंदर, बाहर से चीज़ें अंदर जाती हैं आपके जिस्म में, और वही फिर आपके लिए फ्यूल का काम करती हैं, खुराक और हवा। यही आपकी ज़िंदगी का तसलसल बरकरार रखती है ना। अगर आपको सांस, ज़िंदगी क्या है, सांस का आना जाना, और सांस के लिए मुंह भी इस्तेमाल होता है, नाक भी इस्तेमाल होता है। प्राइमरीली फंक्शन है नाक का, लेकिन फिर मुंह का है। और इसी तरह खाने में आपकी ओरल कैविटी का मैंने ये टाइम इसलिए आपको ज़्यादा एलेबोरेट करने में लगाया कि जब आपको इम्पोर्टेंस पता होगी तो फिर आप उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा लॉजिक के साथ शामिल करेंगे। अच्छा, मैं डेंटिस्ट हूँ और मुझे बहुत सारे लोग जब पेशेंट आते हैं, या हम जब मैं नहीं भी डेंटिस्ट थी तो हम समझते थे कि सिर्फ दांत खूबसूरत लगने के लिए, खाने के लिए चाहिए। जिस्म की बाकी जो बीमारियां हैं उनका मुंह की सेहत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर ज़ाहिर है जब इंसान पढ़ता है, आगे इल्म हासिल करता है उसी फील्ड का, तो पता चलता है। अब होता यह है कि मेरे पास जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनके मसूड़ों या मुंह की जल्द से देख के कहती हूँ कि और उनकी उम्र के हिसाब से, क्या आपको शुगर तो नहीं है? शुगर जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, आम ज़ुबान में हम उसको शुगर कहते हैं। तो वो मुझे कहते हैं आप तो डेंटिस्ट हैं, आपको शुगर से क्या ताल्लुक़? लेकिन है, आपकी जो होती है ना तशख़ीस, वो अलामात से होती है। तो बहुत सारी अलामात हमें ओरल कैविटी में मिलती हैं। इसी तरह जो ब्लड शुगर आप लोग चेक करते हैं ना प्रिक करके, तो अभी आजकल तो मोबाइल ऐप्स आ रही हैं, लेकिन अभी इतनी कॉमन नहीं हुई। एक आप प्रिक ना करें, आप सलाइवा से अपनी शुगर चेक कर सकें, ये भी एक टेस्टिंग सर्विसेज मौजूद हैं। इसके अलावा जो है शुगर की बीमारी, ये मैं तशख़ीस की बात कर रही हूँ, लेकिन जब शुगर की बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी आपके दांतों पर असरात आते हैं। ठीक है, सो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। सो मतलब ये है कि आपके दांत और मसूड़े अगर ख़राब हैं तो आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। डिमेंशिया का मतलब है कि जहन, आपका दिमाग सिकुड़ रहा है। सो आमतौर पे डिमेंशिया होता है बुज़ुर्ग लोगों को, उम्र के साथ, हम कहते हैं सेनाइल डिज़ीज़ है, बुज़ुर्गी के साथ है। लेकिन जो बुज़ुर्ग जिनकी मुंह की सेहत अच्छी नहीं है, उनमें डिमेंशिया के ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह ये जो मैं आपको स्टेटमेंट्स दे रही हूँ, ये बेटा मेरी स्टेटमेंट्स नहीं हुए, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो रिसर्च के साथ एविडेंस प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हैं। वक्त की किल्लत की वजह से मैं सिर्फ आपको जनरल बात बता रही हूँ। इसी तरह प्री मैच्योर बर्थ, अगर माँ के मुंह की सेहत अच्छी नहीं है तो जो बच्चे की डिलीवरी है वो प्री मैच्योर होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्ट अटैक
और दिल की बीमारियों का डायरेक्ट ताल्लुक़ है, क्योंकि ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनको पहले से दिल की बीमारी है, उनमें मुंह की सेहत होना बहुत ज़रूरी है। आप में से शायद किसी का घर में अपने बुज़ुर्गों में से किसी का बाईपास सर्जरी का या स्टंट का तजर्बा हो। जब बाईपास सर्जरी करवाते हैं या कार्डियक स्टंटिंग होती है तो उस वक्त जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपसे कहता है कि पहले आप अपने ख़राब दांतों को ठीक करवा लें। और स्टंट से के बाद भी, स्टंट यूजली ज़्यादातर एमरजेंसी में हो रहे होते हैं, तो उसके 6 महीने तक हमारे लिए उन दांतों का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक रिस्की पोजीशन आ जाती है। उसकी वजह ये है कि आपके जो मसूड़ों में बैक्टीरिया हैं वो जब दिल की अंदरूनी तय जो है अगर वो सेहतमंद ना हो तो फिर दोनों की एंटीजेनिसिटी सेम है। आप लोगों में से, आप ऐसे थोड़े से छोटे हो, किसी को याद हो वसीम अकरम की जो फर्स्ट वाइफ हैं उनकी डेथ हुई थी, और डेथ उनकी कार्डियक इशू की वजह से हुई थी। नहीं, फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी। उन्होंने जाके डेंटिस्ट से प्रोसीजर कराया था और उन्हें अपनी कार्डियक नॉर्मली का, उनके दिल में कुछ मसला था, दिल की सुराख कह लें या उनकी उसकी हैयत में, उसका उन्हें इदराक ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था। तो होता ये है कि ऐसे बहुत रेयर होता है कि लोगों को ना पता हो कि उनकी कार्डियक नॉर्मली है। तो हुआ ये कि उन्होंने स्केलिंग कराई, और आम तौर पे स्केलिंग पे हम लोग एंटीबायोटिक नहीं देते एक हेल्दी अडल्ट में, और उनको भी हेल्दी अडल्ट गिना गया क्योंकि उन्हें कभी कंप्लेन नहीं हुई थी, कभी वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ था। तो वो फिर उसकी स्केलिंग के बाद उनका हार्ट इशू ज़्यादा हो गया और एट द एंड वो सर्वाइव नहीं कर सकी। इस बात को शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि आप स्केलिंग से डर जाएं। इस बात करने का मकसद ये है कि कुछ रेयर डिजीज़ होती हैं, जब रेयर चीज़ें होती हैं तो नॉर्मल जो प्रोसीजर हो रहे थे उनमें भी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। कसूर किसी का नहीं होता, लेकिन इस तरह से है। इसी तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इससे भी लिंक है। कैंसर जो है इसको डायरेक्टली लिंक हम मुंह की सेहत से, ख़ास तौर के मुंह की सफाई से तो नहीं करते। मुंह के कैंसर को थोड़ा सा अगर वक्त हुआ तो मैं एलेबरेट करूँगी, लेकिन ज़्यादा ख़राब दांत भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ठीक है, सो ये जो आपकी अगर मुंह की सेहत अच्छी नहीं है तो आपकी अमूमी सेहत पे असर हो सकता है। आप हेल्दी वेल नहीं होंगे, आपकी वेल बीइंग वैसी नहीं होगी। ठीक है, ये वाली तस्वीर है एक बच्चे के दूध के दांत हैं। ये आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में 4-5 साल का बच्चा हो और उसके थोड़े थोड़े दांत ख़राब होना शुरू हो जाएं दूध के। अच्छा, थोड़े थोड़े दांत से हो सकता है इस बच्चे के थोड़े से बहुत ज़्यादा हो जाएं। ये आम तौर पे इसलिए होता है कि जो बनी नौ इंसान में सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है ना, वो दांतों को कीड़ा लगना, जिसको हम डेंटल केरीज कहते हैं। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि डेंटल केरीज होता क्यों है। अभी हम सिर्फ ये यहाँ तक रहेंगे। तो ये जो है ना दूध के दांत, ये सारे ख़त्म हो गए ना, ये थोड़े से थे, अब ये सारे ख़त्म हो गए। अब हमने जो पिछली तस्वीर देखी है, हमें पता है कि 6 साल की उम्र में ये जो दूध के दांत हैं ये जाना शुरू हो जाते हैं और पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये भी होता है कि सम टाइम सामने के दांतों में कीड़ा नहीं लगा, लेकिन ये पीछे के बच्चे के जो दाढ़े हैं उनको कीड़ा लग गया। अब इन तीनों बातों में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको, क्योंकि अक्सर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप अभी बाल बच्चेदार नहीं है तो परेशानी का बायस होते हैं। ये थोड़ा कीड़ा है, अगर बच्चे को दर्द नहीं होता, अगर आप उसकी सफाई रखें तो गुजारा हो सकता है। इसमें हम इस छोटे बच्चे का बहुत ज़्यादा इलाज नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे दांत 6 से 8 साल की उम्र में चले जाने हैं। तो हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि बच्चे का सफाई रखें, दूध अच्छा दें, बाकी सेहत उसकी का ख्याल रखें, और ये अभी परमानेंट टीथ आ जाएंगे, और परमानेंट टीथ आ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जब दाढ़ें ख़राब हो जाती हैं ना तो हमें मसला बन जाता है।
हमें इसलिए मसला बन जाता है कि हमें पता है कि जो पक्की दाढ़ है वो इधर पीछे से आनी है। जब वो पीछे से आनी है तो ये वाली अगर इनकी चौड़ाई कम हो जाएगी, वो पिछली दाढ़ आगे की तरफ आ जाएगी और क्या होगा, वो उसके दांतों में क्राउडिंग आ जाएगी, टेढ़े मेढ़े दांत आएंगे। ठीक है, ये तो दूध के दांतों में कीड़ा है। पक्के दांतों में जो कीड़ा होता है वो शुरू में सिर्फ स्टेन, फिर उससे थोड़ा सा डीप, फिर और डीप, फिर आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता हुआ। अच्छा, अब इस दांत की अगर अभी हम थोड़ी सी डिटेल करें तो हर दांत में ये सफ़ेद जो है ये एनेमल है। ठीक है, ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे ही है जैसे ये एनेमल है। ठीक है, इसके अंदर ये डेंटिन है, ये भी सख्त है। तभी तो हम ये दोनों चीज़ें सख्त हैं तो हम तभी हर कुछ चबा सकते हैं ना। लोहे को लोहा काटता है, सख्त चीज़ को काटने के लिए, खुराक को क्रश करने के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर सख्त चीज़ के अंदर एक नरम सी चीज़ भी रखी होती है। इसको हम दांत में देखें तो इसको पल्प कहते हैं। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। जब आपका कीड़ा यहाँ डीप हो जाता है तो फिर आपको दर्द शुरू होना लगता है, आपको ठंडा गर्म लगना शुरू होता है इस स्टेज पे, और इस पे आके थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, जब ये बड़ी कैविटी हो जाती है ना तो ये जो पल्प है ना ये वैसे ही ख़त्म हो जाता है, आपको दर्द नहीं होता। इतनी बड़ी खोड़ होती है, दर्द कोई नहीं हो रहा। लेकिन फिर कुछ क्या अरसे बाद होगा कि आपको यहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, और ये कुछ अरसा नहीं है बेटा, ये सालों का अरसा है। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी चंद साल चाहिए, फ़ौरी तौर पे नहीं हो रहा, चंद सालों का सफ़र है। और फिर यहाँ से यहाँ आपका इन्फेक्शन होने में और दर्द होने में बहुत देर लगती है। और यही वजह है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं, क्योंकि उनको दर्द नहीं ना हो रहा। जब दर्द नहीं हो रहा तो हम क्यों जाएं, है ना। तो जो आलमी अदारा सेहत की जो मैं आपको बात दोबारा से कह दूँ, उन्होंने कहा हुआ है कि हर 6 महीने बाद अगर आपको दर्द नहीं भी है तो आप एक डेंटिस्ट को विज़िट करें, ताकि उस वक्त जो थोड़ी बहुत चीज़ ख़राब हो रही है उसको ठीक कर लिया जाए। और एक चीज़ को मुकम्मल ख़राब हो के ठीक करने में और एक चीज़ को जल्दी ठीक करने में बहुत फ़र्क होता है। आपने इंटरनेट पे तस्वीर देखी होगी, इसके साथ उन्होंने कॉइन्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आपका एक सिक्का लगेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोने जब कुछ ज़्यादा लगेगा, और जब ये दांत निकल जाएगा, आप नकली दांत लगवाएंगे ख़ासतौर पे इम्प्लांट, तो आपको सोने का भाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो वो आपने ये तस्वीर भी देखी होगी इंटरनेट पे। अच्छा, ये वाली जो कीड़ा है ना, ये आमतौर पे लगता है 20 साल की उम्र तक, ये सरफेस पे, चबाने वाली सरफेस पे। फिर जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको अगर किसी को कीड़ा शुरू में नहीं लगा लेकिन दरमियान में खुराक फंसती है तो फिर हमें दांतों के दरमियान से कीड़ा लगना शुरू होता है। ये देखिए, अगर हम एक्सट्रैक्टर टूथ में, तो जो अडल्ट जो है ना, मिडल एज और लेट एज, ज़्यादा उम्र वाले लोग, उनका आम तौर पे कीड़ा दांतों के दरमियान लगा होता है। और वजह क्या है कि वजह हम आगे करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा बीमारियों को जान लें फिर बताते हैं। अब अगर हम केरीज को करें तो देखें, आपकी जो दांत बनना था पैदाइश के वक्त थोड़ा थोड़ा बना हुआ था, फिर 6 साल की उम्र में जब दांत आया उस वक्त भी बन रहा था, वो मैच्योर होता है अगले 3-4 साल में, और आपके 6 से 12 साल की उम्र में जो परमानेंट टीथ है आते जाते हैं और उनकी रूट्स नीचे बन रही होती हैं। इस पीरियड में अगर आपका कैल्शियम इनटेक अच्छा है, आपकी सेहत अच्छी है और बच्चा ये एसिडिक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसका कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी और बाकी बैलेंसेस अच्छे हैं, तो ये उसका जो है ना टूथ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है। इसका एक और आपको एग्जांपल दूं कि जो हमारे पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनको जब हम दांतों का इलाज करने लगते हैं तो उनके दांत बहुत सख्त होते हैं, वो स्ट्रक्चर सख्त बना होता है क्योंकि वहाँ पे पानी में भी मिनरल कंटेंट ज़्यादा है और वो हेल्दी खाना खाते हैं, तो इसलिए उनको इवन जो हमारे ग्राइंडिंग टूल्स है ना पता चल जाता है। एक चीज़ जो नरम होती है उसका भी पता चलता है ना,
अब ग्राइंड करने लगे हैं, एक चीज़ सख्त है तो उसकी सख्ती का। इसीलिए हमारे जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं उनके दांत बहुत अच्छे सख्त बने होते हैं। अच्छा, अब ये आपका खाना बचा कुछ है, ख़ास तौर पे मीठा, और मुंह में बैक्टीरिया है, ये सारी जब चीज़ें मिल जाएंगी, ओवरलैप होंगी, तो तब आपके दांतों को केरीज या कीड़ा लगना कहते हैं, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। ये डेंटल केरीज क्या है? ये ऐसा ही है जैसे, कीड़ा तो नहीं है, कोई रेंगता कीड़ा नहीं, दीमक लगी हुई देखिए, या लोहे को जंग लगा देखे, वो आहिस्ता आहिस्ता से लगना शुरू होता है ना। तो ये एक तरह से डेंटल केरीज भी दांतों का दीमक की तरह ही है काम, या जंग लगना। लेकिन उसके लिए ये तीनों फैक्टर्स का काफ़ी अरसे तक पॉजिटिव होना इकट्ठे होंगे तो तब आपका कीड़ा लगेगा। अब हमारे कंट्रोल में, जब हम बड़े हो गए, हमें क्या पता बचपन में हम बीमार रहे थे, हमने दूध पिया था या नहीं पिया था, या हम कहाँ रहे थे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही है ना, मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मुझे क्या पता मेरे मुंह में क्या है, कितना है, क्यों है, मैं तो नहीं उनकी, इवन हर बंदे में फ़र्क होता है फ्लोरा थोड़ा बहुत, तो मैं तो नहीं उसको जज कर सकती, नहीं कर सकती ना। मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो मैंने मीठा खाया हुआ है, ख़ास तौर पे मीठी चीज़, चिपकने वाली चीज़, इसको मैं ब्रश से साफ़ करती रहूँ, ताकि ये टाइम ना मिले। इस अमल के लिए एक टाइम चाहिए ना, जंग लगने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, एकदम से नहीं लगता। तो ये टाइम ना मिले और मेरे दांत सेहतमंद रहें। सो जो मुंह की सफाई है वो कंट्रोलेबल फैक्टर है, बाकी फैक्टर शायद हर इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए जब अक्सर आप लोगों के भी ज़हन में सवाल यही होगा कि हम क्या करें, आज जब आप लोग आए हैं तो यही सवाल के साथ होगा ना कि हम कैसे अपने दांतों को सही रखें, हम क्या करें। तो हम कैसे रख सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में वो यही है कि हम दांतों की सफाई करें। और अब आपको इस स्लाइड के साथ समझ आ गया होगा कि सफाई का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। ये अब टूथ फैक्टर्स को अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आती हैं। टूथ फैक्टर में जो फ्लोराइड कंटेंट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्लोराइड कंटेंट का कम या ज़्यादा होना जो है, उससे दोनों से फ़र्क पड़ता है। आप लोगों में से कोई मियाँ वाली का या कसूर का है रहने वाला? इन इलाकों में कभी गए? एबटाबाद नहीं, एबटाबाद में इतना इशू नहीं है। कसूर और मियाँ वाली जो मुझे पता है, ये दो ऐसे इलाके हैं जिनमें अगर आप जाएं ना तो पॉपुलेशन के जो दांत हैं ना, बच्चे भी, उनके सफ़ेद नहीं बने हुए, कीड़ा नहीं लगा हुआ, लेकिन दांतों में सफ़ेदी नहीं है, बल्कि पीले हैं और स्मूथ नहीं है। उसमें जो फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है ना, वो उसकी वजह से उसको कहते हैं डेंटल फ्लोरोसिस। इसी तरह अगर फ्लोराइड कंटेंट कम हो, एक लिमिट है उसकी, उससे कम हो तो फिर भी आपके दांतों में टूथ स्ट्रक्चर की जो हार्डनेस है वो कम होती है। इसलिए इसमें फिर स्टडीज़ हुई थी, जिन इलाकों में कम है वहाँ पे फ्लोराइड पानी में ऐड किया जाता रहा है। तो लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ज़ाहिर है जो पानी है, अगर ट्यूबवेल से आ रहा है, हैंडपम्प से आ रहा है या वाटर सप्लाई से आ रहा है, वो मैं इंडिविजुअली अपने घर में नहीं कंट्रोल कर सकती ना। मैं तो कंट्रोल क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी सफाई को कर सकती हूँ और मैं अपनी बाकी चीज़ों को कर सकती हूँ। ये थोड़ी सी एलेबरेट थी, लेकिन मैंने कहा कि आप बच्चों के शायद जहन में कभी ये गुज़रे तो ये बात समझ आ जाए। बाकी सारे फैक्टर्स ज़ाहिर है मैंने आपको डिज़ीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ाना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन जस्ट अ इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये जो बात मैं आपको कह रही थी कि अगर इन दांतों को, ये दूध के दांतों में इसमें कीड़ा लग जाए तो क्या होता है कि जो परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं ना, ये दांत स्पेस कम हो गई, आपने एक कुर्सी है उसकी जगह रखी है ना, कुर्सी तुड़ मुड़ गई है तो दूसरा आएगा वो आगे आ जाएगा ना। ये इसी तरह है, वो ऊँट को थोड़ी सी जगह मिलती है वो फिर आगे आ जाता है। तो इसी तरह जो पिछले दांत हैं वो आगे आ जाते हैं। अब आप ये देखेंगे ये बहुत सारे बच्चों के ये मसाइल होते हैं, है ना। अच्छा, इसमें एक मसला तो ये है कि दूध के दाढ़े जो हैं उनको कीड़ा लगना। दूसरा मसला या जो वजह है वो ये है कि हम बहुत सॉफ्ट डाइट खाते हैं,
जो बच्चे बहुत सॉफ्ट डाइट खाते हैं ना, क्योंकि अब हमारी खुराक ऐसी हो गई है, उसमें जब ज़ोर ही नहीं लगता तो आपकी जॉ बोन ग्रो नहीं करते, तो उसमें फिर ये मसाइल टेढ़ा मेढ़ा आता है। जब टेढ़े मेढ़े होंगे, एक तो खूबसूरती नहीं होगी, एक दूसरा जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ सफाई करें, वो सफाई भी नहीं होगी। और अगली बात ये है कि सफाई ना हो और उनको फिर कीड़ा भी लगेगा, तो सारे काम तो हो गए ना। मुंह की बीमारियाँ जो हमने कहा था सेहतमंद मुंह में ये सब कुछ होना चाहिए, और ये टेढ़े मेढ़े दांत क्या खुराक चबा सकेंगे? फोर्स नहीं लगा सकेंगे ना। तो ये इसलिए जो बच्चा है ना 7-8 साल से 12 साल की उम्र का, उसके अगर इन दांतों में कीड़ा लगा है तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है, और उसको फिर उसका दिखाना चाहिए। 8 से 12 साल की उम्र में आपको बच्चों को डॉक्टर को दिखा दें। उसमें होता ये है कि बजाय ये कि हम ये दांत टेढ़े हो जाएं और उनको सीधा करें, एक मसले को फुली बनने से पहले उसको इंटरवीन किया जाए। मुझे पता है कि इस वक्त यहाँ पे एक मसला क्रिएट हो रहा है, तो वो होने दूँ मैं? तरीका तो यही है पढ़े लिखे लोगों का, है ना, जहनी तौर पे बाशऊर लोग तो यही करेंगे ना कि उस मसले को बढ़ने ना दिया जाए। फिर बड़ा हुआ मसला तो जब फुल फ्लैज हो जाएगा, फिर तो कोई कुछ ना कुछ आप उसको तारे लगा के या इस तरह से, ये इनको हम ब्रेसेस कहते हैं, ये इनविजिबल अलाइनर्स हैं, ये करके हम कर सकते हैं इनको सीधा। लेकिन बहरहाल फिर ये लंबा इलाज होता है, सादा सानी इलाज होता है, काफ़ी टाइम लगता है, साल से ज़्यादा, यूजुअली साल से 2 साल का होता है, और डेफिनेटली आपको पैसे भी काफ़ी होते हैं और तकलीफ़ भी होती है। तो बजाय ये कि हम इस मसाइल को बढ़ने दें, 8 से 12 साल की उम्र में अगर हम बच्चे को इंटरवीन करें तो फिर हमें इन चीज़ों से, अगर हमें करना भी पड़ेगा तो वो बहुत कम होगा। ठीक है। इसी तरह जो पहले मैंने आपको कहा था कि हर दांत जो हड्डी में है वो ऐसे ही है जैसे एक दरख्त की जड़ें ज़मीन में है। अब ये जो हड्डी है दांत की, ये ज़ाहिर है एक सेहतमंद होगी और इसके ऊपर मसूड़ा होगा। अगर हड्डी खुल जाएगी तो मसूड़ा भी पीछे चला जाएगा। बहुत तेज़ बारिश हो और नन्हा सा पौधा हो, उसकी जड़ें नंगी हो जाएंगी ना, तो वो सर्वाइव करेगा? वो हल्की सी आंधी आएगा गिर जाएगा, ऐसे ही ना, हल्की सी हवा। तो इसी तरह इन दांतों में होता है। जब ये आप काफ़ी अरसा लंबा साल इधर सफाई सही नहीं करते, दरमियान में से ख़ास तौर पे, जो कि मैं अभी आप आगे बताऊंगी कि कैसे करते हैं, तो आपकी ये हड्डी खुलती जाती है, ये वाली जो, ये जहाँ पे मैं पॉइंटर है, तो ये जो आपका मसूड़ा है ना, वो भी नीचे जाता जाता है, आपकी जड़ें एक्सपोज होती जाती हैं। ठीक है। और एक्सपोज होने से फिर जाहिर है वो कमज़ोर हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत दफ़ा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि मेरा दांत तो ठीक था, खुद ही हाथ में आ गया, ये होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ से दरमियान से अगर आपने साफ़ नहीं किया, और साफ़ क्या है, प्लाक है, जो छोटा ब्रश लेके अगर आप फेरते हैं तो सफ़ेदी साफ़ हो जाती है, उसको हम प्लाक कहते हैं। लेकिन अगर वो सफ़ेदी वहीं पड़ी रहे तो वो पत्थर नुमा सूरत इख्तियार कर लेती है। ये देखो ना, शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा सादा सा प्लाक होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पत्थर नुमा, जिसको हम प्लाक नहीं, हम कैलकुलस कहते हैं, वो नीचे जमता जाता है और जो है हड्डी को और दांत को अलहदा करता जाता है। ये आपके मसूड़े की बीमारी है। इसमें आपके मसूड़े सूजे भी होते हैं, वो रो भी रहे होते हैं, खून के आंसू रो रहे होते हैं, रोते हैं। अगर आप ब्रश करते हैं उस वक्त भी कईयों को वैसे ही मसूड़ों से खून आ रहा होता है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप एप्पल खाएं तो उस पर सारा खून होगा। तो खून, मसूड़े जब रो रहे हैं ना, तो खून के आंसू, इसका मतलब है कि आपके दांतों में मसूड़े के मसाइल हैं, और आपकी जो और मसूड़े के मसाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दांतों की सफाई। वो सफाई आपने खुद भी करनी है, लेकिन जब ये हार्ड कैलकुलस जम गया ना, तो फिर आपके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और ये जो मैं अभी आपको कहा ना कि हर 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद जो डेंटिस्ट है वो आपकी बाकी चीज़ों के अलावा ये देखता है कि अगर ये तो जहाँ कहीं भी कैलकुलस है उसको फौरी तौर पे साफ़ कर दे, थोड़े को साफ़ कर दे। और इसी तरह जहाँ थोड़ी कैविटी हुई है ना,
ये छोटी सी कैविटी, इसको छोटी सी कैविटी को फिल कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा। ये था इसका था। अच्छा, अब बहुत दफ़ा अगर एकदम से ज़ोर लग जाए तो क्या होगा? अभी तो मैंने कहा ना, आंधी आई तो दांतों की हड्डी कमज़ोर हुई, दांत गिर गए, आंधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आंधी एक दफ़ा, आंधी की बजाय कोई तूफ़ान आ गए, ईंट लग गए, ज़लज़ला आ गया। तो अगर एक दफ़ा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा, बड़ों में भी कोई ऐसी चोट लगी जिसमें पूरे का पूरा दांत आपके हाथ में आ गया, दांत टूटा नहीं, जो हड्डी से वो निकल आया, उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा तवज्जो से सुन लेना। उसमें होता ये है कि अगर आप इस दांत को उसी वक्त पानी में, ठीक है, दूध में या इसी तरह कप में, दूध के कप में या किसी इसी तरह पानी या दूध में डाल के आप फ़ौरन डेंटिस्ट के पास चले जाएं, तो आपका जो है ना ये दांत री इम्प्लांट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो नहीं टूटा ना, उसका मसूड़े से वो निकला है, हड्डी बेसिकली मसूड़ा भी नहीं, हड्डी थोड़ी सी टूटी है। तो अगर उसको दोबारा वहाँ रस्सियों के साथ बांध दिया जाए ना, तो हड्डी की खासियत ये है कि ये हील कर जाती है। और यंगर एज में तो बहुत जल्दी हड्डियाँ टूटती रहती है ना बच्चों की, लेकिन हील करती है ना। तो यही बात है कि अगर आप इसको फौरी तौर पे ले जाएं, और इसमें टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम पीरियड जो है विद इन एन हाफ एन आवर और 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। और उसमें भी जो ट्रांसफ़र आपने करना है ना, या तो आप नमकीन पानी में, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, या फिर आप दूध के गिलास में रख के ले जाएं, ठीक है। तो उसमें ये आपके दांत री इम्प्लांट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आ गया दांतों और मसूड़ों से हम निकल के अगली बात है मुंह का कैंसर। मुंह का जो कैंसर है ये आलमी अदारा सेहत की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक है। कहाँ है पाकिस्तान? यहाँ पे। अच्छा, ये इलाका, इसको ये इन इलाकों को लाल क्यों किया गया है? यहाँ पे केसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान, इंडिया जो है, उन इलाकों में मेडिटेरेनियन इलाके और ये मैक्सिकन, ये यहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब है कोई वजह है? ये गरीब इलाके हैं, ये एक लिहाज से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस, पुअर ओरल हाइजीन, ठीक है। खुराक में कोई फ़र्क हो सकता है हमारे इस इलाके की बाकी दुनिया से? हम मिर्चीले खाने बहुत खाते हैं, हम मिर्च मसाला, गरम मसाला बहुत खाते हैं, हम लाल मिर्च जो है ना, हमारा मुंह सड़ जाता है पर हमने खाना है। अच्छा, वो जो मुंह सड़ रहा है जाके मैदा भी तो सड़ेगा ना। लेकिन बाकी दुनिया में आप देखें तो इस भुने हुए और इस तरह से खाने नहीं खाए जाते। तो कोई ना कोई इन सारी चीज़ों का इम्पेक्ट आएगा ना। तो हमारे जो कैंसर है पूरी दुनिया में ज़्यादातर वो कहते हैं कि ये है 1 लाख लोगों में कितने केसेस? 10 केसेस। अब 1 लाख लोगों में 10 केसेस आमतौर पे ये एवरेज है। और आपको अगली बात मैं बताऊं कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है ना, दुनिया में बाकी कैंसर्स का इंसिडेंस कम हो रहा है, मुंह के कैंसर का वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादातर जो है ये हमने देख लिया कि किन इलाकों में ज़्यादा है। और फिर अच्छा, ये जो अमेरिका और यूरोप के इलाकों में उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ रेशियल डिफरेंस है। रेशियल का मतलब है जो रेस है, कबीला, कुछ लोगों में जो कुछ कबीलों में ज़्यादा है। तो उन्होंने जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी हैं, क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका जो है बेसिकली अपने आप को ज़्यादातर मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहते हैं, इसमें हर कल्चर, अब तो प्राइम मिनिस्टर यूके का भी इंडियन ओरिजिन का है, ऐसे ही है ना। तो स्कॉटलैंड का, पाकिस्तानी ओरिजिन का हमजा यूसुफ, तो ये मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ हैं। उसमें उन्होंने देखा कि ये जो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के बड़े सग़ीर के लोग हैं वो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने देखा कि इन लोगों में भी ये मुंह का कैंसर ज़्यादा है।
और अगर हम अपने लोगों में भी देखें तो मुंह का कैंसर बाकी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे ये मैप दिखा रहा है कि ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम बाय रेस प्रोन हैं, हम उसके लिए उस कैंसर के लिए हम ज़्यादा हैं। इसी तरह जो जल्द का कैंसर है ना, वो गोरों में ज़्यादा है क्योंकि उनमें पिगमेंट नहीं है, मेलानिन नहीं है, और उनमें फिर वो जल्द का कैंसर ज़्यादा है। होना तो ये चाहिए था कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पे ज़्यादा सूरज आता है वहाँ पे हो, लेकिन वहाँ नहीं होता क्योंकि अल्लाह ताला ने वहाँ प्रोटेक्शन दी हुई है। तो अब ये हमारे बस में नहीं है कि हम इस रेस में हैं और हम पहले ही कैंसर के लिए ज़्यादा होने के हमारे चांसेस है एज़ कम्पेयर टू दूसरी रेस, ठीक है। और आदमियों में ज़्यादा होता है। आदमियों में इसलिए ज़्यादा होता है कि ये जो फैक्टर्स इन्होंने गिने हैं ना, औरतों में कम होते हैं। पान, सुपारी, गुटखा, छालिया। औरतों में छालिया पान है लेकिन ये सिगरेट और नस्वार नहीं है। तो जो ये सारे फैक्टर्स हैं ये कैंसर होने का चांस बढ़ा देते हैं। अब एक पान ईटर को अगर आप कहें ना, अम्मा जी थानू कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब तुसी एवें गल्लां करदे पे हो, मेरा तो पूरा खानदान, मेरी तो नानी दादी भी पान सारी उम्र खांदी सी, इन्ना खांदी सी, मैं तो थोड़ा खानी हाँ, तो उन्हें किसी ने तो होया नहीं, तो तुसी मैनू कहते हो कि हो रहा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखो हर पान खाने वाले को कैंसर नहीं होगा, लेकिन पान खाने वालों में कैंसर ज़्यादा होगा। ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। हर पान खाने वाला कैंसर का पेशेंट नहीं हो सकता, उसमें कोई गारंटी नहीं है होगा, लेकिन जो पॉपुलेशन है ना, जब स्टडी किया जाता है बीमारियों का, तो उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें ज़्यादा मरीज़ होते हैं। पान के साथ, पान और छालिया के अलावा उसमें, क्योंकि पान और छालिया जो होती है वो काफ़ी अरसा स्टोर की जाती है ना, जब वो स्टोर की जाती है तो उसके ऊपर फंगस भी लगती है, वो फंगस भी जो है वो फर्दर कैंसर का बाइस बनती है। इसके अलावा अगर आप ये देखें, उसके ऊपर वो जो चूना और वो क्या लगाते हैं, हाँ, सारे मैरी बताई जाए, चूना, कत्था, वो उसमें मज़ीद केमिकल्स भी डाले होते हैं। अच्छा, ये तो है मुंह का कैंसर। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मुंह का कैंसर तो नहीं करती, अगर नहीं देखा जाता तो आगे कर देती हूँ। ये अम्मा जी सिंध की थी, सिंध से आई थी, और ये इस बीमारी के साथ मरना आसान नहीं है, मैंने आगे कर दिया, ठीक है। अब एक और जो चीज़ है जो स्लाइड पे नहीं है लेकिन आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कैंसर नहीं है, वो मुंह का पकना है, छाले होना है। ये जो हमारी सुपारियाँ है ना, सुपारी को डाइट भी किया होता है, ये जो पैकेट्स में मिलती हैं। ये जो सुपारियाँ हैं ना, ये जब आप खाते हैं ना, बच्चे खाते हैं ना ज़्यादा, चीज़ लेने जाना है, और ये सुपारी होती भी सस्ती है मेरे ख्याल में। अब रुपयों की बात हम नहीं करते, पहले कोई ज़माना था जब रुपयों की करते थे, अब तो रोज़ ही रुपए बड़े होते हैं। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर ये सस्ती होती है ना बाकी चीज़ों में, तो बच्चा लेके खुश हो जाता है। इससे होता ये है कि कैंसर तो नहीं होता, लेकिन कुछ बीमारियां मुंह की ऐसी हैं जिनमें मुंह पकता है ज़्यादा, और बाद में उन पेशेंट्स में कैंसर होने का चांस है। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस, वो दुनिया में किसी और जगह नहीं है, वो इंडिया पाकिस्तान में ही है, इसलिए कि यहाँ सुपारी वो रंगीन वाली रसीली शसीली की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। और उसमें होता ये क्या है कि मुंह की जिल्द, जो अंदर की जिल्द है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। जब उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, मुंह के अंदर ना जिल्द में रस्सियाँ टाइप बन जाती हैं और मुंह खुलता नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको अगर मैं इस वक्त एक एक्सरसाइज दूँ कि आप अपना मुंह खोलो और देखो कि कितना खुलता है। नॉर्मल होती है 3 to 5 सेंटीमीटर। अगर हम देखें 3 से 4 उंगलियों ओपनिंग होती है, तभी तो हम चम्मच भी मुंह में डाल सकते हैं, तभी तो हम नवाला डाल सकते हैं ना। अब अगर ये 3 से 4 उंगलियों की बजाय इतना सा मुंह खुले तो क्या खराब जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो गई ना।
और इसको कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। और इसके पेशेंट जो हैं आम तौर पे 10 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं जिनको ये बीमारी शुरू होती है। तो क्या है, रसीली ना खाएं, या खाएं तो अच्छा खाएं ना, बीमारी को खुद से तो दावत ना दें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और जाहिर है इसमें माँ बाप का कसूर भी आता है, लेकिन सरकारी इदारों का कसूर भी आता है कि वो चीज़ क्यों बिकती है, खुलेआम बिकती है। चलो बाकी जो ड्रग अब्यूज़ वाले हमने पहले नाम ले लिए थे, लाजमी नहीं बुरी चीज़ का हर वक्त नाम लिया जाए, वो तो छुप के बिक रहा है ना, कॉलेजों में, जो यूनिवर्सिटियों में या मार्केट में, ये तो खुलेआम है ना, लीगल है। सुपारियाँ हर दुकान पे मिली हैं, कोई पुलिस वाला छापा मारता? लेकिन अगर एक चीज़ वो जहरीली है तो अवेलेबल नहीं होनी चाहिए ना। द सेम इज़ फॉर द फूड कलर्स। फूड कलर जो है ना, फूड ग्रेडेड कलर्स, वो बड़े महंगे होते हैं। अब होता ये है कि ये जो कपड़े डाई करने वाले रंग होते हैं, ये लोग ये सस्ते होते हैं, ये कैंसर कॉज करते हैं अगर रिपीटेडली यूज़ किए जाएं। अब ये चीटोस में भी लाल है, ऐसे ही है, आपकी स्ट्रिंग भी लाल है, बंटियाँ भी लाल है, ये सारी चीज़ें तो बच्चे शौक से खाते हैं। माँ बाप रोक तो नहीं सकते, बल्कि कहते हैं जाओ ये ले लो, चीज़ ले लो, खुश होने के लिए देते हैं, तो खुशी में ये अपना नुकसान कर रहे हैं। इसी तरह आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी भी थोड़ी सी बात कर लें। कोल्ड ड्रिंक्स एसिडिक होते हैं, वो जब आप पीते हैं तो वो आपकी, अगर पिज़्ज़ा आपने खाया उसमें कैल्शियम, पिज़्ज़ा में चीज़ होता है, उसमें आपका कैल्शियम होता है, तो वो आपकी हड्डियों का हिस्सा बनने की बजाय होता ही है कि साथ ही आपने पिज़्ज़ा डील के साथ ना कोल्ड ड्रिंक आती है। अब आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी कर ली, आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वेस्ट जाएगा। तो जब पिज़्ज़ा खाएं तो प्लीज़ उस दिन कोल्ड ड्रिंक ना पिए, अगले दिन पी लें। और ये तो मैंने पिज़्ज़ा के साथ आपको एग्जांपल दी। कोल्ड ड्रिंक्स वैसे भी आप आधा ग्लास कोई भी लें, उसमें ये बच्चे का किसी का दूध का दान लेके ना, जो उतरा हुआ है, वो तोड़ के नहीं वो आप उसमें डाल दें, गिलास में रख दें, 2 दिन बाद देखिएगा दांत छोटा हो जाएगा, मज़ीद 2 दिन बाद देखिएगा दांत गायब हो जाएगा। एसिडिक है। तो यही चीज़ जब आप रोज़ ½ लीटर, तो अक्सर बच्चे डेली पीते हैं। सो ये कुछ जनरल बातें थी। अब बात यह है कि ये सारी बीमारियों को हमने डिस्कस ज़्यादा डिटेल में किया। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन यही है कि आपने पहले तो मीठा खाना कम करें, और वो मीठा खाएं जो चिपके ना। जो हमारी था ना आटा, गंदम का आटा, प्योर आटा, वो पराठा खा के बच्चा जाता है ना तो वो दांतों पे चिपकता नहीं है। लेकिन आप ब्रेड ले लें, रस ले लें, ये आम सादी सी चीज़ें हैं, ये है, हम इनको हेल्दी काउंट करते हैं, इनको हम अनहेल्दी नहीं करें। अभी मैं चॉकलेट टॉफ़ी पे नहीं आई हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ ब्रेड और रस की कह रही हूँ। बिस्किट ले लें, फिर उसके बाद आपके ये जो चिप्स हैं, क्रिस्पी चिप्स हैं जितने भी, ये सारे दांतों पे चिपक जाते हैं। जब आपको वो चिपक जाएंगे, इनमें जो मिठास होगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। चिप्स मीठे नहीं हैं लेकिन उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है, तो जिनमें मिठास ज़्यादा है उनमें बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होगा, आपका केरीज होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो अभी मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाई थी। सो शुगर इनटेक कम करें। जो बच्चों को फीडर में दूध दिया जाता है, फीडर जो है बेसिकली 2 साल की उम्र तक वैसे तो फीडर होना ही नहीं चाहिए, मदर फीड होनी चाहिए, सेहतमंद माँ और बच्चे के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से बच्चे को दिया जाता है, गाय भैंस का भी दूध दिया जाता है, तो उसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। और होता ये है कि बच्चा मुंह में फीडर लेके सोता है, वो मीठा शीरे वाला, शीरा ही बन गया ना जब आपने चीनी डाली है। बाज़ का लाल शरबत भी बच्चे डाल लेते हैं, वो उसके मुंह में मीठा पड़ा रह गया, ओवरनाइट पड़ा रह गया, तो वो फिर वही जो केरीज मैंने अभी आपको दिखाई थी। इसी तरह बच्चे जब ये ब्रेड श्रेड खा के, केक या रस या सीरियल ये खा के जब स्कूल जाएंगे, स्कूल गोइंग बच्चों की अब मैं बात कर रही हूँ, तो दोपहर तक, लंच ब्रेक तक चुप करके बैठे रहेंगे ना रिंस करेंगे, ना पानी उस तरह से पिएंगे। इन चीज़ों से भी तो जो ज़रात होते हैं वो
वॉश आउट होते हैं, वो मुंह के अंदर चिपका रहेगा और वो जब चिपका रहेगा तो उसमें कीड़ा लगने के चांस हैं। अब ये चीज़ें तो वो हैं जिनको हम ने अभी जो लिस्ट अभी हमें आम तौर पे तो यही पता है ना, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, लेकिन ये चीज़ें भी अहम है। जो चिपकने वाली खुराक है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर ये प्योर मिठास वाली चॉकलेट टॉफ़ीज़, अब देखो जो यूरोपीय मुल्क हैं जिन्होंने देखा कि ये दांतों में जब कीड़ा लगता है और इतनी पॉपुलेशन के इतने नंबर ऑफ टीथ पे लगेगा और स्टेट उसको पैसे देगी इलाज के, तो और अगर स्टेट ना भी दे तो एक मुल्क की मईशत में हिस्सा तो बनेगा ना, और जब वो हिस्सा बनेगा वो खर्चा होगा, नंबर ऑफ जितनी भी पॉपुलेशन है, फिर पॉपुलेशन में जितने लोगों को कीड़ा लगे, एक उन्होंने कहा ये तो हमारा बहुत ज़्यादा बजट इस पे जा रहा है। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने बच्चों को रेगुलराइज करें, आप उनकी टाइमिंग रखें, हफ्ते में एक दिन वो खाएं। तो अब ज़ाहिर है हमारे यहाँ स्टेट रेगुलेशन तो हर जगह नहीं है, लेकिन हम पेरेंट एज अ पेरेंट या खाला, फूफी, मामू, चाचा होके आम तौर पे माँ बाप शायद बच्चों को रेगुलेट कर लेते हैं, लेकिन ये जो हमारे प्यारे रिश्ते हैं ना, हम इनको लाड रख लेते हैं। अब वो कह रहा होता है खाला मुझे लेके दे, तो बंदा क्या कहे, खाला ना लेके देगी तो खाला का दिल दुखी होगा, क्योंकि रोज़ तो मिलेगी नहीं, कभी कभार मिलेगी। या मामू जो बाहर से आएगा दुबई से, वो चॉकलेट लेके नहीं आएगा, लाएगा ना। और अगर चाचा शाम को आएगा तो वो कहेगा चाचू मुझे टॉफ़ी लेनी है, हाँ, तो आप लेके दें, लेकिन उसको उस वक्त खाने को दें जब उसने ना, उसके बाद आप उसको ब्रश करा दें, या ब्रश नहीं तो अच्छी तरह कुल्ली करा दें। ये नहीं है खाया पिया मीठा और मुंह में लगा के सो गए ताकि उसमें सड़न होती रहे। तो आप फिर इस तरह से डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएं। और इसके अलावा आप हेल्दी फूड लें। जब आप हार्ड डाइट लेते हैं, हार्ड डाइट का मतलब ये है कि ये जब आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गन्ना, गडेरियाँ खाएंगे तो आपकी ग्रोइंग एज में जॉ बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी ग्रोथ के लिए और बोन स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, तो इसी तरह आपकी जॉ बोन के लिए भी इसका यही एक्सरसाइज है ना कि आप हार्ड चीज़ें खाएं, गन्ना खाएं, गडेरियाँ खाएं, हैं उसको तो वैसे पी लो, लेकिन वो उसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज तो नहीं ना होगी ना वो आपकी। और गडेरियाँ अगर किसी ने आपने खाई, आप देखें उसमें होता है फाइबर, आपके दांत चमक जाते हैं, ब्रश से ज़्यादा चमकते हैं। तो रॉ फूड जो है दैट इज़ गुड। इसके अलावा जब आप बच्चे खेल रहे हों या बाइक चला, आप साइकिल चला रहे हों, स्कूटी चला रहे हों, तो उनको हेलमेट और इसी तरह उनके फेस मास्क हैं और नी कैप्स होती हैं, एल्बो कैप्स होती हैं। ये बच्चों को जब साइकिल लेके दें तो ये चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, साथ लेके दें ताकि बच्चों को चोट ना लगे। बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो अभी मैंने सिर्फ आपको एक दांत टूटा हुआ दिखाया, आपके जो एक्सीडेंट्स हैं उसमें जबड़े और स्कल की हड्डी के फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, जहाँ पे मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसके लिए जो लोग जब इवन इस शहर में सख्ती हुई ना कि हेलमेट के बगैर आप बाइक नहीं चला सकते, तो आपके एमरजेंसी में हेड इंजरी वाले और जबड़े टूटे वाले पेशेंट कम हो गए। तो आप प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होता है ये आपके लिए है, अपनी हिफाजत के लिए। और ख़ास तौर पे बाइक वालों को मैं कहूँगी कि बग़ैर हेलमेट के बिल्कुल ना बाइक चलाएं, ये आपकी सेहत और जान का ख़तरा है। वन व्हीलिंग तो करना वैसे ही गैर कानूनी बात है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन इज़ बेटर। अब आ गया कि आपने करना कैसे है, सफाई करनी कैसे है, जो कैसे वाला हमारी बात थी। हम सारे करते हैं, टूथब्रश पकड़ते हैं, सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं ऐसे खाते पीते, सुबह उठे पेस्ट लगाई और जो रगड़ा मारा जल्दी से चले गए, ऐसे ही है। फिर जब कोई डेंटिस्ट मिला तो उससे पूछा डॉक्टर साहब कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करूं, हाँ उसने, और जो मर्ज़ी कर लें आप।
फिर उसके बाद इश्तिहार में आया कि इस टूथपेस्ट ने दांतों का हर बीमारी से इलाज, निजात, एक ही टूथपेस्ट है। अब बात यह है कि अगर हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी उम्मत को गरा ना गुजरे तो मैं 5 वक्त मिसवाक वज़ू का हिस्सा कर देना। तो उस हस्ती ने अगर ये बात कही तो उसका कोई इम्पैक्ट होगा ना, वजह होगी। मिसवाक और टूथब्रश में क्या फ़र्क है? मिसवाक जो है ना, जो नेचुरल फाइबर है, उस वक्त सिंथेटिक फाइबर नहीं था। टूथब्रश तो सिंथेटिक है ना। मिसवाक जो नरम ताज़ा मिसवाक है, जो आपने उस वक्त ली है, टहनी से तोड़ी है, जब आप उसको साफ़ करते हैं, हर दांत को अलहदा से साफ़ करते हैं और वो एक उसका फाइबर अलहदा अलहदा हो जाता है, वो दांतों के दरमियान से खलाल भी करता है। सो जब हमने टूथ ब्रश लिया मिसवाक की रिप्लेसमेंट, तो उसमें हमें फिर डेंटल फ्लॉस भी डालना है। उसमें टूथ पेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। असल में जो मुंह की सफाई है वो मैकेनिकल क्लीनिंग है। आप घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सफाई करने का, हर काम करने का मैं करूँगा, आप उसको ब्रश दे दें, वो साबुन दे दें, जो मर्ज़ी डिटर्जेंट दे दें, वो फ़र्श को पानी भी डालेगा, ब्रश भी करेगा, यूँ फेरेगा भी सब कुछ, लेकिन क्या सफाई होगी? क्योंकि वो कोनों में ब्रश नहीं लेके जाएगा। और इसी तरह अगर आपने कोनों से सफाई करनी है तो आपको कोनों में ब्रश या झाड़ू या वैक्यूम करना पड़ता है। द सेम इज़ आपकी जो ओरल कैविटी में क्लीनिंग है, ओरल हाइजीन, इट इज़ मैकेनिकल, इट्स नॉट केमिकल कि आपको टूथपेस्ट या माउथ वॉश बता दिया जाए तो वो अचीव कर लेगा। आपको अपने ब्रश के ब्रिस्टल को, दांतों के हर सतह को और दरमियान में से साफ़ करना है। अब दरमियान में जो आपके ये जो ब्रशेस होते हैं ना, वो यूजली सॉफ्ट ले लें या उसकी शेप्स होती हैं, ये आपकी अपनी है, ये मार्केटिंग टूल्स हैं और ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है। यूजली जो हम डेंटिस्ट यही कहते हैं कि सॉफ्ट टू मीडियम हो, हार्ड टूथब्रश ना हो, जेंटल प्रेशर के साथ करें। उसमें ये कुछ इलेक्ट्रिक टूथब्रश का भी, गैजेट्स का ज़माना है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश का कहा जाता है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है आमतौर पे हम हर एक को हम नहीं एडवाइस करते कि लें, लेकिन ये जो माजूर लोग हैं, बेड रिटर्न है, बच्चे हैं या जिनके ब्रेसेस लगे हैं, उनके लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। हमने जो अडल्ट के लिए जो टूथब्रश है वो क्या, उसमें बेसिकली जो करना है वो ये है कि हमें हर दांत को 5 सतहों से साफ़ करना है। और 5 सतहों से साफ़ करने के लिए हमें क्या है कि हमें जो टूथब्रश की प्लेसमेंट है वो कैसे करनी है उसको, अगर ये एक ब्रशिंग टेक्निक है, देयर आर 2-3 ऑथेंटिक टेक्निक्स। एक ये है और ये सबसे मुझे तो एफिशिएंट लगती है कि आप दांत, ये ब्रश और दांत को 45 के एंगल पे रखा। ये आपका दांत है, आपका ब्रश का अगर आप ये देखें एंगल 45 का है, और ये आपने क्या किया है, आपने कुछ टीथ के ऊपर रखा है। ये नहीं है कि यहाँ रखा है तो वो पीछे भी जाएगा आगे भी जाएगा। सेगमेंटली आप 2-3 दांतों पे ब्रश को रखें और इसको बहुत हल्की सी टू एंड फ्रो मूवमेंट, हल्का सा स्ट्रोक में। अगर आप एक बच्चे को पेंसिल पकड़ा दें ना तो वो लाइन लगाएगा, लंबी सी लाइन लगाएगा, लेकिन वो आर्ट नहीं होगी। जो आर्टिस्ट है वो छोटे स्ट्रोक्स इस्तेमाल करता है, फाइन मूवमेंट करता है। तो सेम वे अगर आपको अच्छा ब्रश करना है तो ये पकड़ा और यूं यूं वाला नहीं है, आप 45 के एंगल पे रख के आप छोटे स्ट्रोक्स दें, जेंटल स्ट्रोक्स, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ठीक है। इससे आपके ये जो गम्स के साथ साथ क्लीनिंग हो जाएगी और उसके साथ इसके अलावा आपके जो गम्स को है मसाज भी हो जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर भी करें, नीचे भी करें, अंदर भी करें, बाहर भी करें, ठीक है, सब एरियाज़ में। जो दांत चबाने वाली सरफेस है उस पर भी फिर बाद में ब्रश रखें। आप एक तरफ से शुरू हो जाएं, दूसरी तरफ से। अब उस फ्रंट वाले टीथ में जिस एंगल पे पहले टूथब्रश रखा था वो नहीं रखा जा सकता, तो आप इस तरह से टिल्ट करके रख सकते हैं अंदर की तरफ के लिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी ज़ुबान को भी स्क्रैप करें, ज़ुबान की भी सफाई ज़रूरी है। और उसके बाद
मिसवाक जो है वो आप नहीं कर सकते। दांतों के दरमियान सफाई करने के लिए धागा मिलता है डेंटल फ्लॉस। एक धागा मिलता है आजकल प्लास्टिक के टूथपिक के ऊपर माउंटेड, वो मैं मना करती हूँ, वो मत यूज़ करें। आप अपनी फिंगर से फ्लॉसिंग टेक्निक सीखें। इसी तरह 2 फिंगर्स में इसको रैप करें, अपनी फिंगर्स के साथ इधर गाइड करें। गाइड करने के बाद एक तरफ आप सी बनाएं, अंदर बाहर करें, फिर दूसरी तरफ सी बनाएं। जो आप वो माउंटेड लगाएंगे ना, वो दरमियान में जाएगा और वो यूं करके बस मसूड़े को काटेगा, ठीक है, वो ब्रशिंग नहीं करेगा। हमने ये जो दांत है इसकी इस सरफेस को, इस वाले दांत की सरफेस को क्लीन करना है, और साथ वाला जो दांत है उसकी भी सरफेस को क्लीन करना है। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम धागे को पहले एक तरफ लेके जाएं, फिर दूसरी तरफ लेके जाएं। मिसवाक जो ओरिजिनल थी वो भी ऐसे ही खलाल करती थी। अच्छा, जिनकी स्पेस ज़्यादा हो जाए उनके लिए छोटे ब्रशेस मिलते हैं इंटरडेंटल, उसमें धागा जो है वो सफाई नहीं कर सकता, ये इंटरडेंटल ब्रशेस इस तरह से क्लीन कर देते हैं। सो ओरल हाइजीन के लिए जो ब्रशिंग टेक्निक में हाउ यू प्लेस योर हैंड एंड हाउ यू मूव योर हैंड, उसके बाद फ्लॉस है, फ्लॉस करें, इंटरडेंटल ब्रश करें, या ये इंटरडेंटल ब्रश दरमियान में डाल के ना तो अंदर बाहर करें। ख़ास तौर पे मैंने जो आपको कह रही थी ना, मिडल एज के बाद दांत फंसना खाना फंसता है और उनके कीड़े लगते हैं, उनके लिए ये इंटरडेंटल ब्रश ज़रूरी है। फिर माउथ वॉश सारे मेडिकेटेड हैं। ये जो बेस्ट माउथ वॉश है, नीम गर्म पानी लें हाफ ग्लास, उसमें एक नमक चुटकी डालें, जिसको हॉट सेलाइन गागल्स कहते हैं। ये आपके कोविड में भी सबने कहा था कि गागल्स करें, गागल्स इज़ द वेरी इफ़ेक्टिव। और माउथ वॉश में जो महंगाई के ज़माने में लेने का कोई लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ पैसों पे रिलाई करें चीज़ें, और जो एफिशिएंट चीज़ें हैं जो बग़ैर पैसों के भी की जा सकती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यहाँ तक जो है आखिरी बात जो मैं आपसे करूँगी कि अगर मैं आपसे दिल से बात कर रही हूँ तो असर रखेगी, नहीं तो ज़ुबानी कलामी तो बहुत सारी आप यूट्यूब पे भी आजकल ये करें तो वो करें तो वो करें तो ये करें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जो दिल को लगती है बंदा करता वो ही है, ठीक है ना। और जो है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तबस्सुम, तो हंसा करें, सुन्नत समझ के तबस्सुम लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके दांत अच्छे हैं, सेहतमंद हैं, तो आप वैसे ही हंसते मुस्कराते रहेंगे, प्यारे, दूसरे को भी प्यारे लगेंगे। अगर टूटे फूटे दांत हैं काले, तो अगला भी देख के डर ही जाएगा, उस तबस्सुम की बजाय वो ड्रैकुला की हंसी लगेगी।